Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. इस वीडियो के अंदर है ना, तो आपने पहले पार्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम इस पार्ट के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इटली के अंदर जिस तरीके से इटली को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी थी, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी गई थी, वो क्या थी। क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर जानने की कोशिश करी थी कि इटली की स्थिति क्या थी या चैप्टर की शुरुआत किस बेस्ड पे होनी थी, है ना। तो इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ने जाएंगे, इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से फैक्टर। हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इटली को दोबारा से पुनर्जीवन मिला है या इटली के अंदर दोबारा से पुनर्जागरण, जिसे आप बोलते हैं रीबर्थ बोलते हैं, अगर वो होने की कोशिश हुई है तो उसका रीज़न क्या होगा, है ना। तो आपने शुरुआती समय में ये तो देख लिया था अच्छी तरीके से कि रोम साम्राज्य, जिस समय रोम साम्राज्य का फॉल हो रहा था, दैट मीन्स जिस समय रोम साम्राज्य ख़त्म हो रहा था, तो उसी टाइम पीरियड पे वेस्टर्न यूरोप की यानी कि पश्चिमी यूरोप की बहुत सारी कंट्री के अंदर फ्यूडल सिस्टम आने की कोशिश कर रहा था। और ये चीज़ आपने 6 चैप्टर के अंदर पहले भी देख लिया था कि कैसे फ्रांस के अंदर और कैसे इंग्लैंड के अंदर, है ना, इन प्लेसेस पे कैसे फ्यूडल सिस्टम आया था या फ्यूडल सिस्टम क्या था। और साथ में आपने देखने की कोशिश करी थी कि फ्यूडल सिस्टम होने की वजह से चर्च की कैसे मोनोपोली या मैं बोल सकता हूँ डोमिनेंस बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ जाता है ना। वहाँ फिर रोम के अंदर पॉप जो होते हैं, बिशप्स जो होते हैं, उनकी ज़्यादा चलने लग गई थी, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने देखने की कोशिश करना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद जिस टाइम पीरियड पे रोम अपनी रियल वैल्यू खोता जा रहा था, तो आसपास के वेस्टर्न यूरोप की कंट्री के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फ्यूडल सिस्टम है वो ग्रो हो रहा था। इसकी वजह से दिक्कत यही नहीं थी रोम को दोबारा से स्टैब्लिश या दोबारा से बनने की, बल्कि दूसरी दिक्कत ये भी थी कि रोम के आसपास के जो इलाके थे, जैसे आप ये देख सकते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर जो है, ये एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे वो रोम को घेरने की कोशिश कर रहा है। और साथ में यही नहीं, बाइजेंटाइन एम्पायर ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म जो है वो कैसे ग्रो होने की कोशिश कर रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से अब यहाँ पे फाइनली धीरे 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 करके रोम अपने रियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो जिस तरीके से अगर बाइजेंटाइन एम्पायर और साथ में रोम के अंदर आसपास के वेस्टर्न यूरोप के इलाके के अंदर अगर नए धर्म इस्लाम धर्म अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, तो इसकी वजह से ही मैं बोल सकता हूँ इटली को अपने आप को दोबारा नया जन्म मिलने की संभावना हो पाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप भारत के अंदर देख लीजिए, भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने हमें बहुत कई तरीके से एक्सप्लोटेट करने की कोशिश करी, बट दोस्तों फिर हम दबे नहीं, हमने फाइनली उस एक्सप्लोटेशन को पूरी तरीके से नेशनलिज्म में बदला और हमने आज़ादी ले ली, है ना। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था कि इटली को एक्सप्लोट करने की कोशिश करी जा रही है, इटली को एक्सप्लोट यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है। तो फाइनली इटली ने अपने आप को इन समस्या से समाधान पाने के लिए ढूंढ लिए तरीके। फ़ायदा जब हुआ जब 12वीं शताब्दी के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर मंगोल ने पूरी तरीके से जो सिल्क रूट होते हैं यानी कि जो पानी के रास्ते होते हैं वहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका व्यापार कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री से भी होने लग गया था। और अगर इनका व्यापार यूरोपियन कंट्री से होने लग गया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस फिर इटली के पास भी आने लग गया। और जब इटली के पास आने लग गया दोस्तों, तो आपको पता है फिर उनमें से वेनिस है, उसके साथ साथ फ्लोरेंस है और उसके साथ साथ रोम, ये ऐसी सिटी थी जो बहुत तेज़ी से फिर ग्रोथ होने लग गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि फ्यूडल सिस्टम इन इलाकों के अंदर नहीं था। यहाँ पे लोग अपने आप को गांव के कंपैरिजन में अपने आप को ज़्यादा समृद्ध मानते थे और यहाँ पे रिच और वेल्दी जो फैमिलीज़ होती थी वो रहती थी। और इसकी वजह से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो द सिविलाइजेशन ऑफ इटली जो हुआ था इसकी वजह से यहाँ पे हो पाया।
क्योंकि इन शहरों के अंदर अमीर व्यापारी रहते थे और साथ में बैंकर्स रहते थे। बड़े बड़े बैंक को चलाने वाले बैंकर होते हैं, मर्चेंट थे, वो इन शहरों के अंदर रहते थे। दैट इज़ वाई मैं बोल सकता हूँ कि नगरों के अंदर फ्लोरेंस है और वेनिस है जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गया था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी मात्रा में यही चीज़ फ्लोरेंस में इफ़ेक्ट हुई और यही चीज़ वेनिस में इफ़ेक्ट हुई और बिज़नेस ग्रो होने लग गया। सो दैट इज़ वाई अब हम उसी को स्टडी करते हुए अब क्योंकि बिज़नेस जब इटली के पास आने लग गया था बहुत बड़ी मात्रा के अंदर, तो विश्वविद्यालय का रोल वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया। अब विश्वविद्यालय से इटली ने एक नया जन्म लिया। कैसे लिया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूरोप के स्टेटों में से सिर्फ और सिर्फ इटली ही एक ऐसा शहर था, यूरोप में बहुत सारी कंट्रियाँ आती है लेकिन इटली ही एक ऐसा शहर था जिसने 11वीं शताब्दी में, क्योंकि 12वीं शताब्दी में तो बिज़नेस होने लग गया था, लेकिन 11वीं शताब्दी के शुरुआत से ही यहाँ पे एक पादुआ करके और यहाँ पे दूसरा जो है बोलिनेविया जो है, यहाँ पे दो विश्वविद्यालय जो थे, बोलेनिया जो दो विश्वविद्यालय थे वो खुल चुके थे। तो दोस्तों इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्वविद्यालय यूरोप की कंट्रियों में से सिर्फ इटली ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे पहले विश्वविद्यालय खोले गए। अब विश्वविद्यालय आप सोच रहे हो कि विश्वविद्यालय खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वविद्यालय तो शायद से दूसरे यूरोप की कंट्री में भी थे, लेकिन दोस्तों ये विश्वविद्यालय थोड़े से अलग थे। ये विश्वविद्यालय स्टडी करवा रहे थे लीगल स्टडी। लीगल स्टडी का मतलब होता है ऐसी स्टडी जो उस समय पे इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ और मैं बोल सकता हूँ जो रियल चीज़ें होती है, लीगल चीज़ें होती है, लीगलिटी जो होती है उसके बारे में स्टडी करवा रहे थे। मतलब बिजनेस कैसे चलता है, व्यापार कैसे होता है, धंधा कैसे करना होता है। तो कहने का मतलब ये है जिस तरीके से जो लॉ की पढ़ाई आज हमारी कंट्री में होती है ना, जैसे आप बोलते हैं कि वकील की LLB कर रहा है बंदा, कोई LLM कर रहा है कोई, तो उसकी शुरुआत 11वीं सेंचुरी में इटली में सबसे पहले हो गई थी इन चीज़ों की, क्योंकि उनको पता था कि बिज़नेस करने के लिए हमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे। और दोस्तों रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाने के लिए इटली पहला शहर बना जो उस टाइम पीरियड पे व्यापार के बारे में और बिज़नेस के बारे में सोच रहा था। जिस तरीके से फिर ये कॉलेजेस बनने चालू हुए तो वहाँ पे वकील और नोटरी में काम करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई और यहीं पे दोस्तों नियम लिखे जाते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, उन्हें समझौते के तौर पर तैयार किया जाता था। और दोस्तों आपको पता है कि व्यापार जो होता है बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के नहीं हो सकता, इसलिए कानून का अध्ययन करना, लीगल स्टडी जिसे आप बोलते हैं, इसकी स्टडी करना उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा चुका था। तो इस तरीके से इटली ने अपने आप को अपनी खुद की संस्कृति के तहत अपने आप को ढालने की कोशिश करी और साथ में उसने एक यूरोप के अंदर इस बिजनेस ट्रेड में एक नई जगह बनाने की कोशिश करी। इसका साथ देने वाले पहले व्यक्ति आप देख सकते हैं जिन्हें आप फ्रांचेस्को पैट्रिक बोलते हैं। अगर मैं नाम गलत पढ़ा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इन्होंने ही सबसे पहले इसका बढ़ावा दिया और कहा कि हमें लीगल स्टडी का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि रोम संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये भी कोशिश करने की कोशिश करी कि हमें अपनी स्टडी पे तो फोकस करना चाहिए, यानी कि कानून की स्टडी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें रीडिंग करते रहने चाहिए एंशिएंट ऑथर के बारे में जो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ कायदे कानून लिखे हों। तो यानी कि इटली के अंदर इस नए तरीके की संस्कृति को कहीं ना कहीं लोगों ने 15वीं सेंचुरी के अंदर मानवतावाद का नाम दिया, जिसे आप ह्यूमनिज्म बोलते हैं, ह्यूमनिज्म, ठीक है ना। इसको क्या बोला गया दोस्तों? मानवतावाद। क्या बोला जाता है उसको? मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिज्म। और जो व्यक्ति इन सब्जेक्ट को पढ़ाता था उसे मानवतावादी बोला जाता था, जिसे बोलते ह्यूमनिस्ट। और मानवतावादी कौन व्यक्ति होते थे? जो व्याकरण पढ़ाते थे, जो साथ में अलंकृत काव्य पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे, दर्शन पढ़ाते थे। ऐसी चीज़ें जो पढ़ाने लग गए थे उन्हें हमने मानवतावादी बोला। और इस बदलाव को क्या बोला गया? इस बदलाव को ह्यूमनिज्म बोला गया। और दोस्तों यही चीज़ जो थी शुरुआत में इटली के शहर फ्लोरेंस में व्यापार के रूप में आई और शिक्षा के रूप में आई।
और साथ में फ्लोरेंस के बाद फिर ये वेनिस गई, और वेनिस के बाद रोम गई, और रोम के बाद फिर बाद में दूसरे यूरोप के शहरों के अंदर 15 सेंचुरी के अंदर बहुत फेमस होने लग गई। क्योंकि व्यापार और बिजनेस के नियम के कायदे कानून की शुरुआत सबसे पहले किसने करी? सबसे पहले यहाँ पे हमारे इटली ने करी। अब इटली शहर जो है दोस्तों, वहाँ पे इस शहर में जो धनी लोग हैं वो उनके द्वारा ही क्या कहते हैं, जो सिटी है वो नहीं जानी जाती, बल्कि अपने सिटीज़न के द्वारा भी जानी जाती है। सिटीज़न में आप देख सकते हैं जियोटो और डांते अल्हेरिया करके इनका नाम है। ये दो व्यक्ति ऐसे फेमस व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम से इटली को फेमस करा। जैसे जियोटो जो थे, उन्होंने ये विश्वास जताने की कोशिश करी कि हमें पेंटिंग को रियलिटी बेस पे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो सही में सच को दिखाने की कोशिश करे या रिफ्लेक्ट करे कि बिल्कुल सच है वो। तो यहाँ पे जियोटो ने बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी जिसमें जीते जागते जो चित्र थे, पिक्चर थे, वो बनाने की कोशिश करी थी। इसलिए 15 सेंचुरी तक आते आते रेनेसां शब्द के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्साइटमेंट के रूप में आने लग गई। यहाँ पे बहुत सारे एक्साइटेड, जो बोल सकता हूँ मैं, आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करी और रोम शहर को एक अलग स्ट्रक्चर पे लेके गए। यहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो थे सिटीज़ के अंदर ग्रो होने लग गए इटली के अंदर। उन्हें पता था बिजनेस कैसे करना है, इसलिए रेनेसां जो शब्द था उसको डिस्क्राइब करा गया इटली में। और रेनेसां शब्द इसलिए डिस्क्राइब करा गया कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत सारी चीज़ों के अंदर रुचि रखता हो या बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्किलफुल हो और उससे बड़ा कोई व्यक्ति ना हो, तो उसे रेनेसां व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। अब रेनेसां व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इटली में नहीं पाए गए थे। इटली के लोग दूसरे लोगों को भी रेनेसां मानते थे जिन्होंने इटली के अंदर काम किया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए विज्ञान में और दर्शन में, यानी कि साइंस में और फिलॉसफी में अगर देखें तो अरब के लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि अरब के लोगों ने उस स्टार्टिंग पीरियड में जितने भी जो अरब के ट्रांसलेटर्स थे, उन्होंने हर चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। एंशिएंट जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनको बहुत केयरफुली प्रिजर्व करके रखा और ट्रांसलेट करा। यानी कि आज जो पूरे के पूरे जो इतिहास के अंदर इटली के लोग पढ़ पा रहे हैं अपना पुराना इतिहास, उसमें कहीं ना कहीं अरब के लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अरब के लोगों ने पुराने स्क्रिप्ट को संभाल के रखा और अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। और साथ में जब 15 सेंचुरी के बाद अरब के ही लोगों ने नहीं, जबकि वहाँ के यूरोप के लोगों ने भी पर्शियन और अरेबिक कल्चर को पूरी तरीके से अपने खुद की लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ ये कि पुराना जो इतिहास था वो सेफ रहा और लोग अलग अलग लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ने लग गए थे। तो दोस्तों, अरब के लोग इस्लाम धर्म में अरब के लोगों ने अगर ट्रांसलेट करके और सेव करके रखने की कोशिश करी तो उनमें से नेचुरल साइंस सब्जेक्ट था, मैथ था, एस्ट्रोनॉमी था, मेडिकल और केमिस्ट्री था। इन सारे सब्जेक्ट को ये ट्रांसलेट करके रखते थे ताकि आने वाली जनरेशन पुराने बीते हुए इतिहास को समझ पाए, है ना। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लेखक हैं और इटालियन वर्ल्ड के अंदर इनको बहुत ज़्यादा विजडम पुरुष यानी कि मैन ऑफ विजडम माना जाता है। जिसमें से अल राजी है जिन्होंने विश्व कोश के लेखक माने जाते हैं। मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि आज अब जो देखते हैं क्या कहते हैं आपके मेडिकल के अंदर इतने सारे वर्ड होते हैं, मेडिसिन के नाम होते हैं, उनकी शुरुआत अल राजी के द्वारा ही हुई थी और उन्होंने शब्दों को क्रिएट करने की कोशिश करी थी। सोचिए इटली के अंदर इनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा इब्न सिना, जिन्हें आप फ़िलासफ़र बोलेंगे, जो फिजिशियन भी है, फ़िलासफ़र भी है बुखारो के, ये भी फेमस थे। दूसरा है इब्न रशीद। इब्न रशीद उस टाइम पे पूरी तरीके से फ़िलासफ़र थे, यानी कि दार्शनिक ज्ञान के बहुत बड़े व्यक्ति थे। और साथ में इन्होंने रिलीजन फेथ, जिसे आप बोलेंगे पूरी तरीके से धार्मिक विश्वास, इसको भी सुलझाने की कोशिश करी। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।